Let's start with next question. Next question 2015 JE. तो अच्छे से ध्यान दो. It is important question. So what is given to us is point masses m1 and m2. दो point masses है are placed at the opposite ends of a rigid rod of length. यहाँ पे rigid होना चाहिए word, it is missing. So they should say rigid rod of length, rigid rod of length L and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this rod through which the axis should pass. तो यहाँ पे P point है, as you can see P point. इस P point में से axis pass हो रहा है, तो ये इस P point का position कैसा होना चाहिए? The position of point P on this rod through which the axis should pass, so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega 0 is minimum is given by. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. इजी क्वेश्चन है. आपके पास एक रॉड है, रॉड का खुद का मास नहीं है, निग्लिजिबल मास है, और इसके दो एंड्स पे दो पॉइंट मासेस है. इस रॉड को हमको रोटेशन में सेट करना है विथ वेलोसिटी ओमेगा 0. तो ओमेगा 0 वेलोसिटी के साथ अगर इसको रोटेट करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा. और आपको पता है वर्क डन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट. इवन द डोर ओपन या क्लोज करते हो, बिजागरे हिंजेस से जितना क्लोज फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. दरवाजा बंद करने के लिए या ओपन करने के लिए जितना दूर फोर्स लगाओगे उतना फोर्स कम लगता है, जितना पास में लगाओगे उतना फोर्स ज्यादा लगता है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो आपको ये पूछा है कि ये एक्सिस एक पॉइंट से पास हो रहा है, पी पॉइंट. ओके, तो इस पी पॉइंट से एक्सिस पास होने के लिए और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा 0 होने के लिए वर्क डन जो है वो, you see, read the question. The position of point P on this rod through which the axis should pass, so that the work required is minimum. So they are asking you what should be the distance x from mass m1 so that the work required is minimum. तो x कितना डिस्टेंस होना चाहिए so that the work is minimum. Okay, तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. यू हैव 3 मेथड्स इन टोटल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. समझा क्या? क्वेश्चन ये है हाउ मच शुड बी x सो दैट द वर्क इज मिनिमम. वर्क तो करना पड़ेगा ना, इसको रोटेट करने अपने आप तो नहीं होगा रोटेट, वर्क हैज टू बी डन. तो कितना वर्क? मिनिमम वर्क. किसके लिए? इस सिस्टम को रोटेशन में सेट करने के लिए विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा 0. तो मैंने अभी भी बताया कि वर्क डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. तो दे आर आस्किंग यू मिनिमम वर्क होने के लिए डिस्टेंस कितना, मतलब x कितना, टोटल लेंथ कितना है रॉड का, l. तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? l माइनस x. क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था, मतलब फ्रॉम m1 टू m2 हाउ मच वाज द डिस्टेंस? इट वाज l. उसमें से x आपने मान लिया, दिस इज x, तो बचा हुआ कितना? l माइनस x. अब इसका टोटल 3 मेथड है. सबसे पहला मेथड ऑफ कोर्स मैथमेटिकल एंड थोड़ा सा लेंदी. तो पहले मैथमेटिक्स क्या है समझ लो इसका, और ये मैथमेटिक्स नीट वालों के लिए भी है. यू नीड दिस. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, दोनों पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. तो अगर मैं एक फंक्शन प्लॉट कर रहा हूं y विच इज फंक्शन ऑफ x, राइट, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन आ सकता है, हमारे पास ऐसा फंक्शन भी आ सकता है. नहीं, तो ये जो है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, और दूसरे केस में यहाँ पे हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. व्हाट डू यू सी? चाहे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो या फिर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, अगर मैं मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट, व्हाट डू मीन बाय टेंजेंट? स्लोप. तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब dy by dx, यू शुड नो बाय नाउ, आपको पता होना चाहिए
स्लोप मतलब होता है tan थीटा, मतलब होता है dy बाय dx, राइट। तो एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और एट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। तो ये आ गया आपका 0 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये याद रखना, राइट। जिनको नहीं समझ में आया मैं वापस समझा देता हूँ, कोई इट्स नॉट एन इशू, यू शुड जस्ट नो हमारे पास चाहे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो चाहे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, हम क्या कर रहे हैं पहले समझ लो। वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख रहा हूँ। y इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब जैसे x चेंज होगा तो y की वैल्यू चेंज होगी। तो y को बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे। देन जब आपके पास फंक्शन हो सच काइंड ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, पहले इंक्रीज होगा मैक्सिमम पे जाएगा फिर डिक्रीज होगा, या फिर उल्टा हो, दिस काइंड ऑफ फंक्शन। अब दोनों फंक्शन में मैक्सिमम पे या फिर मिनिमम पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो व्हाट डू यू सी, ये जो टेंजेंट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पे या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। तो ये पता होना चाहिए इस लाइन का स्लोप होता है 0। एज यू गो फ्रॉम x टू y स्लोप इंक्रीजेस, और y को पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप इज इंफिनिटी, राइट। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया, 0 आ गया। तो याद रखना एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज 0। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों के लिए हमें क्या बोला था, मिनिमम। कौन मिनिमम, कौन मिनिमम होना चाहिए, वर्क मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब वर्क मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब आप y एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, इसको हटाओगे और क्या प्लॉट करोगे, वर्क। ओके, तो यू शुड नो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था कि dy बाई डी एक्स इज 0, वैसे लिखोगे dw बाई डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। y एक्सिस पे मैं वर्क को प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला ही वैसा है, वर्क शुड बी मिनिमम, और x एक्सिस पे x को ही रख रहा हूँ, qx। अरे x ही तो पूछा है, डिस्टेंस पूछा है ना, तो इसलिए x एक्सिस इज x ओनली। गुड। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क डन इन रोटेटिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। गुड। चेंज काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल 11 से आता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर पता होना चाहिए कि इनिशियल तो था ही नहीं, बॉडी वाज एट रेस्ट। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो इनिशियल एनर्जी इज 0, तो ओनली एनर्जी इज फाइनल एनर्जी। फिर आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, क्योंकि बॉडी क्या होगा, रोटेट होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कौन सा है, रोटेशन। What is the formula of kinetic energy of rotation? Half I omega square. Very good, but with a correction. Half I m1 omega square plus half I m2, half I m2 omega square और omega 0 square। क्यों ओमेगा 0, क्योंकि बोला है उन्होंने बोला है कितने स्पीड से रोटेट करना है, ओमेगा 0 से। अब मैंने दो टर्म्स क्यों लिए, क्योंकि जब ये सिस्टम रोटेट होगा तो पहला मास भी रोटेट होगा और सेकेंड मास भी रोटेट होगा, मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली था काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ऑफ m1 और दूसरे का आई ऑफ m2, करेक्ट। देन you should know what is the formula of, general formula of moment of inertia, mass into distance का square। okay, so half into mass, what is mass at the first point m1, what is distance, x square omega 0 square plus half, what about second m2, what is distance, omega 0 square, correct, right। ये मिल गया आपको वर्क डन का फॉर्मूला। देन इसमें से आप जो जो कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो। यू कैन टेक आउट हाफ, यू कैन टेक आउट ओमेगा 0 स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपके पास m1
x1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x का स्क्वायर। अब फॉर वर्क टू बी मिनिमम, फॉर वर्क टू बी मिनिमम मैंने कंडीशन क्या बताई थी? फॉर वर्क टू बी मिनिमम dw by dx शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो जब भी ये वर्क मिनिमम, फोर्स मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम ऐसा वर्ड आए तो डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी बोला होगा तो एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज 0, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस पूछा है ना, तो वेरिएबल कौन है? डिस्टेंस है, हाँ, तो dx। ओके, तो नाउ डू यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वर्क? यस। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क? हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। गुड, देन ये हाफ ओमेगा 0 स्क्वायर इसको बाहर लाओ, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, बोला ये कांस्टेंट है, बोला उन्होंने ओमेगा 0 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लोगे तो क्या आएगा? 1/2 ओमेगा 0 स्क्वायर डी dx ऑफ, डी dx ऑफ क्या बचा? m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसको शिफ्ट कर दो, गया 2 into 0 is 0, 0 upon omega 0 square is 0, मतलब दो टर्म बचेगी, उसमें से पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, तो क्या आएगा? m1 x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? m2 l माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से m1 कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x, प्लस यहाँ से m2 बाहर, what is derivative of l minus x square? 2 into l minus x into derivative of l minus x। तो at this point अभी आपको पता होना ही चाहिए, मैं बता देता हूँ अब, लेकिन next time you are supposed to know this। Derivative of function raised to n is always n into function raised to n minus 1 into derivative of function। यहाँ पे function हमारा है l minus x, n की वैल्यू है 2, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? n की जगह पे आएगा 2 इनटू f ऑफ x, मतलब f ऑफ x क्या है? l माइनस x रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 इनटू डेरिवेटिव f ऑफ x। व्हाट इज f ऑफ x? इतना। व्हाट इज l का डेरिवेटिव? 0। व्हाट इज x का डेरिवेटिव? 1, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये क्या आएगा? -1। गुड, अब अगर ये माइनस है तो इस माइनस को उठा के मैं यहां रख देता हूं और यहाँ प्लस को कर देता हूं माइनस। अब इसका काम खत्म हो गया, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। इसको शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा? 2m1x इक्वल टू 2m2 l माइनस x, 2 कैंसल। हमें क्या फाइंड करना था? x फाइंड करना था। तो अब m1x इक्वल टू m2 l माइनस m2x, इसको शिफ्ट कर देते हैं, m1x प्लस m2x इक्वल टू m2 इंटू l, x निकाल लो कॉमन, m1 प्लस m2 इक्वल टू m2 इंटू l, तो x इक्वल टू m2 l अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू, देखो कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी, m2l अपॉन m1 प्लस m2 है क्या हमारा? m2l अपॉन m1 प्लस m2। वेट, इतना तो मैं नहीं करने दूंगा ना आपको, दिस इज लेंदी। तो मेथड 2, वेट, डोंट बी इन हरी, यू जस्ट नीड टू नो फ्यू थिंग्स। अब याद रखना, ये ट्रिक है, ये फुल सॉल्यूशन है, इट टेक्स टाइम, सो मच ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व, मैथ्स भी लगेगा यहाँ पे। जब भी वर्क मिनिमम बोला हो तो उस केस में रोटेशनल मोशन में जब भी वर्क मिनिमम बोला हो, रिमेंबर दिस, वर्क मिनिमम, तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब m1 x1 इक्वल टू m2 x2। लेकिन x1 कितना था? x था। x2 कितना था?
L माइनस x था, तो m1x इक्वल टू m2L माइनस m2x, शिफ्ट कर देना, m1x प्लस m2x इक्वल टू m2 इंटू L, तो x कॉमन, m1 प्लस m2 इक्वल टू m2L, मतलब x इक्वल टू m2L अपॉन m1 प्लस m2, सेम राइट। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स में आंसर खत्म, राइट। ओके, अब और एक शॉर्टकट है, तो मेथड 3, दिस इज एक्चुअली ट्रिक, दिस इज नॉट अ मेथड, दिस इज अ ट्रिक। आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस, कहां से पूछा है, कहां से पूछा है, m1 से, राइट। क्लियरली बोला है ना कि x की वैल्यू कितनी, द पोजीशन ऑफ पॉइंट P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with velocity omega 0 is minimum। और ऑप्शन में क्या बोला है, x x x and x, मतलब ये x डिस्टेंस कौन से मास से था, m1 से था, रिमेंबर। तो रिमेंबर ट्रिक, x इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू, कहां से था ये डिस्टेंस, m1 से, तो m1 को छोड़ दो, मास एट अदर एंड, मास एट अपोजिट एंड, मतलब जहां से डिस्टेंस पूछा है उसको छोड़ दो, कहां से पूछा था उसको छोड़ दो, कौन बचा, m2, तो मास एट अपोजिट एंड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। तो व्हाट इज मास एट अदर एंड, m2, व्हाट इज लेंथ L, व्हाट इज टोटल मास m1 प्लस m2, सी वापस वही, गुड। तो either go with method 2 और go with method 3 which is trick to remember, और method 3 हम अगले एग्जांपल में भी करने वाले हैं। तो now it is question number 6 and I don't want you to write down method 1, just go for method 2 and method 3। next question, so remember this formula। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूला से फटाफट सॉल्व होगा, मास एट अदर एंड इनटू टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास, टोटल मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बेसिकली। अगला क्वेश्चन, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L, लाइट रॉड मतलब रॉड का मास नहीं है, तो अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज टू मासेस m1 and m2 attached to its two ends, the moment of inertia के लिए डिस्टेंस लगता है, तो moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is। अब ऐसा है, first of all you have a light rod मतलब no mass, then you have two masses, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, and point number 1 आपको पता होना चाहिए, अगर ये दोनों मासेस इक्वल हुए तो सेंटर ऑफ मास इज राइट एट द सेंटर। अगर ऐसा होता तो हमको डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, L/2 एंड L/2। तो यू शुड नो कि जहां पे मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास वहां शिफ्ट होता है, तो अगर m1 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स m1 होगा, इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन m1 से पास में है कंपेयर टू m2। तो मैं काम करता हूं, ये m1 है इसको बोल देता हूं r1, इस डिस्टेंस को बोल देता हूं r2, ये मास है m2, राइट। ये है सेंटर ऑफ मास C। हमको क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन है, दो मासेस है और रॉड है। रॉड का मास है क्या, नहीं, जिसका मास नहीं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या, नहीं। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से आएगा, पहले मास से आएगा और दूसरे मास से आएगा, तो im1 प्लस im2। लेकिन im1 फाइंड करना है तो डिस्टेंस चाहिए ना, बट इफ यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ट्रिक याद रखना, डिस्टेंस r1 कहां से डिस्टेंस है, m1 को छोड़ दो, अपोजिट m2, टोटल लेंथ कितना है l, टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, तो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया m1 और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब m2l अपॉन m1 प्लस m2 whole square, this is whole square, okay।
क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, दैट इज वाई। गुड। सिमिलरली im2, व्हाट विल बी im2? m2 r2 स्क्वायर। बट हाउ डू यू फाइंड आउट r2? r2 डिस्टेंस कहां से है? m2 को छोड़ दो, कौन बचा? m1। एंड उसके बाद लेंथ अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, राइट। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे im2 के इक्वेशन में। व्हाट इज im2? m2 into r2 का स्क्वायर। व्हाट इज r2? व्हाट इज r2? m1। तो r2 इज m1 l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। m1 l अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब पहले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? m1। अब एक काम करो, m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था? m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस सेकेंड का कितना है? m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का ब्रैकेट स्क्वायर, m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल। हाउ डू यू सॉल्व दिस? क्या क्या कॉमन निकलेगा? m1 m2 l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे m1 m1 है, m2 m2 भी है, l स्क्वायर भी है अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर भी है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज सिंपल, कॉमन निकाल लो, m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल का स्क्वायर। तो पहली टर्म में से एक m1 गया, l स्क्वायर गया, m1 प्लस m2 स्क्वायर गया, m2 स्क्वायर में से कौन गया? एक गया, तो कितना बचा? एक बचा। सेकेंड टर्म में से कौन गया? m2, l स्क्वायर m1 प्लस m2 स्क्वायर, m1 एक गया, तो कितना बचा? एक बचा। तो m1 प्लस m2 ऊपर एक नीचे दो, कैंसल एंड कैंसल, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। m1 इंटू m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कहाँ पे है? m1 m2 l स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ऑप्शन नंबर बी। All right. Also you should keep checking dimensions. अब यहाँ पे मास 1 इंटू मास 2 मतलब किलोग्राम स्क्वायर, और लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, मास प्लस मास इज मास, तो किलोग्राम प्लस किलोग्राम इज किलोग्राम। तो किलोग्राम स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इज 1 किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर आप बाकी ऑप्शन चेक करोगे, कर लेना, पता समझ जाएगा कि एक दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि जिसके डायमेंशन ही मैच नहीं होते। तो लुक एट द डायमेंशंस ऑफ क्यूब। m1 इंटू m2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर लेंथ स्क्वायर मतलब किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, उसका रूट क्या आया? किलोग्राम मीटर। डायमेंशनली करेक्ट है क्या? नहीं है, क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर आना चाहिए, हमारे पास क्या आ रहा है? किलोग्राम मीटर। डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये देखो m1 प्लस m2 मतलब kg अपॉन kg का स्क्वायर, m1 इंटू m2 इंटू मीटर का स्क्वायर, ये भी सही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम आ रहा है। लुक हियर ऑन, यस दिस इज करेक्ट बिकॉज दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो दो ऑप्शन तो ऐसे है जो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है, तो आंसर करेक्ट आएगा नहीं उसका। गुड। तो यू कैन ऑल्सो कीप ऑन वेरीफाइंग डायमेंशंस, तो समझ में आ जाएगा कि कम से कम। और ये कब करना होता है? ये कब करना होता है एग्जाम में? सी ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है, तो यू शुड नॉट बी टेकिंग चांसेस। ऊपर से अगर ऐसा सिचुएशन आ ही गया कि अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं होंगे, होता है ना सिचुएशन कि आपको 45 क्वेश्चंस में से हार्डली 10 अगर हुआ तो, होना नहीं चाहिए वैसे, अगर हुआ तो इन दैट केस यू कैन नॉट, नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक। तो ऐसे टाइम पे 4 ऑप्शन में से तुक्का लगाना मतलब यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 of being correct. 1 in 4 is probability of being correct, 3/4 is being wrong. तो पहले तो चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग कम करो, ऐसा होता है वो। 2 ऑप्शन गए,
अब दो ही ऑप्शन है, 50% चांसेस ऑफ करेक्ट। गुड। तो ये कभी कभी ये भी काम में आता है, तो डायमेंशन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about point A. So it is free to rotate about point A. You see point A यहाँ पे है, good. तो it is free to rotate about point A. Then आगे बोला है the rod is released from rest in horizontal position given that the moment of inertia of the rod A is ml square by 3, the initial angular acceleration of the rod will be, नहीं भी दिया होता ना ml square by 3 तो भी पता होना चाहिए, because the rod is rotating about one end. What is the moment of inertia of rod rotating about one end? ml square by 3. सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली क्या होता है, इन नॉर्मल केसेस हमारे पास जो रॉड है इट रोटेट्स, रॉड रोटेशन कैसा होता है बता देता हूँ। नॉर्मली आइडियल केसेस में दिस इंडेक्स फिंगर इज एक्सिस रोटेशन एंड यू हैव दिस एज रॉड। तो आइडियल केसेस में रॉड रोटेट्स लाइक दिस, ओके, ऐसा रोटेट होता है ना। लेकिन यहाँ पे आपने इसको पकड़ के रखा था फिर छोड़ दिया, तो ये रोटेट कैसे होगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये रोटेशन अबाउट वन एंड है, ये रोटेशन भी अबाउट वन एंड है, लेकिन दोनों केसेस अलग अलग है। एक रोटेशन है हॉरिजॉन्टल, एक रोटेशन है वर्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। गुड। तो आंसर जो भी आपको मिलेगा, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड क्या करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहाँ से आएगा। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। डू यू नो what is center of gravity? What is center of mass? What is center of gravity? Center of mass is a point in the body at which whole mass of the system is supposed to be concentrated. Why? क्योंकि Newton's laws of motion they are applicable only to point masses. याद रखो, होता क्या है, आप जब बोलते हो ना a object if it is at rest will remain at rest unless an external unbalanced force is applied onto it. फिर बोलते हो कि चलो हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स मिल गया मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। गुड। वो किसके लिए, किस पे फोर्स अप्लाई किया था? पॉइंट पे किया था। किसका एक्सेलरेशन था? पॉइंट का। फिर आप क्या करते हो? आप फुटबॉल के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करते हो, आप गाड़ी के टायर के लिए भी वही यूज करते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वही यूज करते हो। लेकिन रिमेंबर ये ऑब्जेक्ट है और वो फॉर्मूला किसके लिए था? पॉइंट के लिए था। तो फिर अब प्रॉब्लम हो गया ना, बिकॉज इफ आई, मेरे पास फुटबॉल है, मैंने किक मार दिया है इसको, इट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब देयर आर सो मेनी पॉइंट्स व्हिच आर मूविंग। पूरा का पूरा बॉल ही मूव होगा ना कि एक पॉइंट मूव होगा, तो ऑल द पॉइंट्स आर मूविंग। तो क्वेश्चन ये है कि आप बोल रहे हो ए है, किसका ए है? फोर्स अप्लाई किया, किस पे किया? तो एक पॉइंट है यहाँ पे जहां पे आप पूरे का पूरा मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि बॉडी का पूरा मास डाल दिया उस पॉइंट में, और उस पॉइंट को बोलते हो सेंटर ऑफ मास। गुड। देन अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हो आप? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आर कहाँ से मेजर किया? सेंटर ऑफ अर्थ। कहां तक मेजर किया? सेंटर ऑफ द बॉडी तक। अगर अर्थ और मून सिस्टम ले रहे हो तो जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक। आपका और अर्थ का फोर्स फाइंड कर रहे हो तो वो अर्थ के सेंटर से आपके सेंटर तक। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। और नॉर्मली रॉड जैसे केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे आता है, एक ही पॉइंट पे आता है। रिमेंबर, मतलब फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड। लेंथ कितना था इसका? कितना लेंथ था? एल। करेक्ट। फोर्स किस पे एक्ट हुआ? यहां पे एक्ट हुआ। तो mg कहां एक्ट हुआ? mg एक्ट हुआ सेंटर पे। मतलब कितने डिस्टेंस पे एक्ट हुआ? L/2। वेरी गुड।
तो आपको कम से कम डिस्टेंस तो पता लग गया L/2। मैंने बताया था, याद रखना अल्फा कहां से लाओगे, अल्फा लाओगे टॉर्क से। व्हाट इज टॉर्क? I अल्फा। बट व्हाट इज टॉर्क? R इंटू एफ, करेक्ट। टॉर्क इज I अल्फा, ये 12th में देखा था। टॉर्क इज R इंटू एफ, 11 में देखा था। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what you have is RF equal to I alpha. So what is alpha? What is alpha? RF by I. What is R? R is L/2. इसको मोमेंट आर्म बोलते हो आप। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट of rotation from the axis of rotation is called as moment arm. So what is moment arm? L/2. तो R की वैल्यू कितनी है? L/2। फोर्स कितना है? mg। I कितना है बोला, ये I है ml²/3। mm कैंसल, एक L कैंसल, तो अल्फा क्या आ गया? ये 3 जाएगा ऊपर, तो 3g/12। तो 3g/12, 3g/12, ऑप्शन नंबर डी। गुड। So remember, where is force acting? Center of mass. What is force? mg. What is the distance of point of action? मतलब force from axis of rotation L/2, that is equal to R. What is torque? I alpha. But what is torque? R into F. So RF equal to I alpha. What is alpha? RF by I. What is R? L/2. What is F? mg. What is I? ml²/3। सॉल्व कर लोगे, मिल गया आंसर। So you see, you can again verify dimensions. M into G into L. What is mgh? So this is not acceleration. This is energy. mgl, mg into distance. gl, g into l. G is meter per second square and m is meter square per second square. So meter square per second square is velocity का square. So this is also not dimensionally alpha. अल्फा का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आता है, वो क्या आता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन क्या होता है? जस्ट एंगल। मतलब डायमेंशन क्या होना चाहिए? 1/सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनली अगर देखोगे g/l, g इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी एक्सेलरेशन, अपॉन मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, मतलब 1/सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशनली अगर आप देखोगे तो डायमेंशनली वापस से आपके पास दो ही ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं। वन इज इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो बी और सी तो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है। गुड। अगेन यू हैव रिड्यूस्ड योर चांसेस बाय, आई मीन ऑफ कोर्स हाफ एंड हाफ बीइंग करेक्ट, हाफ बीइंग रॉन्ग। अगला क्वेश्चन 2015, a rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in horizontal position. The knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction on A is, तो पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक रॉड है, we have a rod. रॉड का वेट कितना है? W. इट इज सपोर्टेड बाय टू नाइफ एजेस। यहाँ पे एक नाइफ एज है A और एक है B पे, ओवर हियर, राइट। तो दो नाइफ एजेस है आपके पास A एंड B। देन A एंड B, दिस इज A, दिस इज B। यू नो, अभी भी मैंने बताया था वेट इज mg and it acts as center of gravity. तो उन्होंने आपको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मोर और लेस सेम। तो यहाँ पे आपको बताया है, आपको क्या बताया है? आपको बताया है कि डिस्टेंस x कहाँ से है? सेंटर ऑफ मास से। किसका है? A का। तो मान लो वेट इज एक्टिंग हियर, तो वेट मतलब mg विच इज w इज एक्टिंग हियर। तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कौन सा? रॉड। दोनों नाइफ एजेस में डिस्टेंस कितना था? स्मॉल d। उसमें से a का डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास से? x। तो ये कितना आएगा? d माइनस एक्स। वेरी गुड, यहां तक क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए, अगर वेट नीचे है
तो ये बैलेंस नहीं है। वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी फोर्सेस चाहिए। व्हेन यू सिट ऑन द बेंच, योर वेट इज एक्टिंग ऑन द बेंच, मतलब दैट इज एक्शन। तो बेंच क्या करेगा? रिएक्शन। तो whenever there are two surfaces in contact there is normal reaction। तो यहाँ पे in this case A का एक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा Na, और B का होगा Nb। तो there are two forces, one is normal reaction of B on the rod, one is normal reaction of A on the rod, right? तो दो फोर्सेस ऊपर और एक फोर्स नीचे। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा अच्छे से तो उन्होंने बोला है द सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स आर बैलेंस्ड। अपवर्ड कौन कौन है? अपवर्ड है Na प्लस Nb, नीचे कौन है? नीचे है W, वेट। तो ये बैलेंस्ड है। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, मतलब क्या पूछा है? Na पूछा है। वेरी गुड। अब इसको फिलहाल रख देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। देन एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी भी बताया था, इक्विलिब्रियम जब ये वर्ड आए, गोइंग बैक हियर, आज का पहला ही क्वेश्चन, मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम ये वर्ड आए तो मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखोगे मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो मास, किसका मास? ए एंड पे जितना मास है ma इंटू डिस्टेंस कितना है? ए एंड का x। मास एट b mb, डिस्टेंस कितना है? d माइनस x। हमें क्या चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg। तो g एडजस्ट कर लो, तो यहाँ पे आप g एडजस्ट कर लो, दोनों साइड पे g से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे दोनों साइड पे g से मल्टीप्लाई कर लिया तो mag इज na और साथ में x है, mbg इज nb एंड साथ में d माइनस x है। अब एक काम करना, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, याद रखना हमें क्या पूछा है? क्या पूछा है? Na या nb? Na। इसका मतलब इस इक्वेशन से मुझे Na फाइंड करना है तो nb हटाना है, एलिमिनेट करना है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो nb नहीं चाहिए, nb नहीं चाहिए, तो nb नहीं चाहिए तो nb की जगह पे कौन चाहिए? Na चाहिए। तो ये इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो nb इक्वल टू वेट माइनस Na। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब बोल देंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। So from equation 1 and 2, NaX equal to NB. What is NB? Weight W minus Na into what? D minus X. Cross multiply, मतलब cross नहीं, एक टर्म को दूसरे टर्म से, you have two brackets there. NaX equal to weight into D, W into D. Weight into X with minus sign. Then you have Na into D with negative sign, Na into D. Then you have minus Na and minus X plus NaX, right? प्लस NaX यहाँ पे और प्लस NaX यहाँ पे कैंसल हो गया। बचा कि आपके पास, you see, you have WD minus WX equal to NAD। क्या फाइंड करना है? Na। शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? NAD इक्वल टू W कॉमन D माइनस X। तो व्हाट इज Na? W इंटू D माइनस X अपॉन D, D माइनस X अपॉन D। तो W W D माइनस X अपॉन D। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर। अप्रोच क्लियर रखो, अप्रोच कुछ नहीं है यहाँ पे। अंडर इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्सेस बैलेंसेस डाउनवर्ड फोर्स। दो अपवर्ड थे NaNb, डाउनवर्ड एक था वेट। एक इक्वेशन मिल गया। अब आपको सोचना ये है कि मुझे Na चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेट, बट आई डोंट वांट Nb क्योंकि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है Nb। तो फिर क्या करेंगे? Nb के लिए इक्वेशन बना के उसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो MaX इक्वल टू MB D माइनस X, सिर्फ G से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लाना है तो Mg होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन एट A इंटू X इज नॉर्मल रिएक्शन एट B इंटू D माइनस X।
सिर्फ ये NB की जगह पे W माइनस NA डालोगे, फिर कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है एंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ इस इजी लेवल क्वेश्चन 2018 जेई। ये क्वेश्चन सीईटी में भी एक्सपेक्टेड है। 3 ऑब्जेक्ट्स, एक है A विच इज सॉलिड स्फीयर, दूसरा है B विच इज सर्कुलर डिस्क, तीसरा है C विच इज सर्कुलर रिंग। ईच हैव सेम मास, तीनों का मास है सेम एंड रेडियस आल्सो सेम। दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, तीनों का ओमेगा भी है सेम, अबाउट देयर ओन सिमेट्री एक्सिस। ओन सिमेट्री एक्सिस मतलब ये, ओन सिमेट्री एक्सिस का मतलब क्या होता है? ओन सिमेट्री एक्सिस मतलब स्फीयर के केस में, for the case of sphere it is rotating about its center, मतलब about diameter. Okay, this is symmetry axis. Then दूसरा केस कौन सा है आपके पास? thin circular disk. तो when you talk about circular disk का symmetry axis कौन होता है? An axis passing through center of mass and perpendicular to the plane. और तीसरा केस कौन सा है? रिंग का। तो रिंग बोला है ना, थर्ड रिंग, सर्कुलर रिंग। तो यू हैव अ थिन सर्कुलर रिंग, इसमें भी एक्सियल रोटेशन पासेस थ्रू सेंटर। अब तीनों ही केसेस में क्या बोला है? रेडियस इज सेम एंड मास इज सेम। तो तीनों ही केसेस में यू हैव M एंड R बोथ सेम। ये R है, मास M है, ये R है, मास M है, यहाँ पे भी मास M and radius is R. Then the amount of work required to bring them to rest, मतलब they were initially rotating with same speed, omega and omega, right? तीनों को रेस्ट पे लाना है, तो amount of work done required to bring them to rest would satisfy the relation. मैंने अभी भी बताया, amount of work done is equal to change in kinetic energy, right? तो यहाँ पे याद रखना, in this case amount of work done W is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy. अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फाइनल क्या है? 0। क्यों? क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, राइट? तो इनिशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो सिर्फ मैं नेगेटिव साइन नहीं लाना चाहता, दैट इज वाई मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, नहीं तो मैं लिखता फाइनल माइनस इनिशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल कितना है? 0, राइट? तो वर्क डन निकालना है, मतलब क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द वे? हाफ, अरे m नहीं, I ओमेगा स्क्वायर। mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल मोशन होता है, यहाँ पे हाफ क्या है? कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि बोला ना सेम ओमेगा। यस, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब I देख लो, व्हाट इज I फॉर अ स्फीयर? 2/5 mr²। अब एक काम मैं और करता हूँ, एक एक स्टेप I will keep putting some data here, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे करते जाएंगे। I is proportional to mr², गुड। तो आपको पता होना चाहिए ये होता है 2/5 mr²। व्हाट इज 2/5? 0.4। ओके, व्हाट इज दिस? ये A हो गया, ये B हो गया, mr²/2। What is 1/2? 0.5. This is mr², right? तो जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा वर्क डन। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? किसका है? C का। C क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, यहाँ पे 1। ये क्या है? 0.5। ये क्या है? 0.4। तो सबसे ज्यादा किसका है? C का, इसलिए वर्क डन सबसे ज्यादा किसको करना पड़ेगा? C को। उसके बाद किसका है? B का। उसके बाद किसका है? A का। तो वर्क डन in case of C मतलब ring is greater than work done in case of B मतलब this, it is greater than work done in case of A which is solid sphere. WC greater than WB greater than WA हो गया क्वेश्चन। In short
इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे, स्फीयर, डिस्क एंड रिंग। तीनों का मास, रेडियस एंड ओमेगा था सेम, एम आर ओमेगा सेम। आपको पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टॉप दिस बॉडीज, मतलब स्टॉप करना, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो चाहे वो लीनियर मोशन हो। अगर हमारे पास एक गाड़ी आ रहा है जो मूव हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसको स्टॉप करना है तो जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क करना पड़ेगा। रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करना है तो जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी है उतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक क्या करना है, कितना काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब वर्क डन डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन आई ओमेगा स्क्वायर। तीनों बॉडी के लिए ओमेगा है सेम, मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब इतना अगर याद है, क्वेश्चन ओरली होता है, आप बोलो कि आई पे डिपेंड करता है, एम और आर सेम दिया है। स्फीयर के लिए आई क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 इज 0.4। गुड। डिस्क का क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 1/2 कितना 0.5। रिंग के लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर, एम और आर कॉन्स्टेंट है तो रिंग के लिए नंबर कितना आ गया 1। तो 1 बड़ा है ना 0.5 से, 0.5 बड़ा है 0.4 से, तो WC इज ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA, तो ओरली डन। अगला क्वेश्चन WC is greater than WB is greater than WA. Next question, a solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy. हमको पता है already simultaneously. The ratio of, you see, the ratio of KT, what is KT? Translational energy is to KT plus KR. What is KT plus KR? Total energy, right? तो they are joking. हाँ, आपको पता है what is KT? What is KT? half mv square. What is KT plus KR? मतलब total. You know what is total? half mv square 1 plus k square by r square. Cancel. Right. तो 1/1 plus k square by r square. बॉडी कौन सा है? Solid sphere. What is k square by r square for solid sphere? 2/5. Hollow sphere के लिए 2/3. डिस्क के लिए 1/2. रिंग के लिए 1. What is 2/5 plus 1? 7/5. तो क्या आएगा 5/7. ऑप्शन नंबर बी। So let us solve 3 more questions here. Easy है। अगर रिंग होगा तो 1:2. क्यों? k square by r square is 1. 1 plus 1 is 2. तो 1/2. करेक्ट। अगर डिस्क होगा तो 1/1 plus 1/2 मतलब 3/2. What is 3/2? 2/3 मतलब 0.66. अगर हॉलो स्फीयर होगा तो 1/1 plus 2/3 5/3 मतलब 3/5 मतलब 0.6। मैंने जानबूझ के आपको बताया 1/2 is 0.5, उसके बाद आया 0.66, उसके बाद आया 0.6 और ये है 5/7। याद रखना है, नंबर काम में आएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disk and a sphere of same radius but different masses roll off on 2 inclined planes of same altitude and length. Okay, which one of the 2 objects gets to the bottom of the plane first? Okay, हमने एक टेबल बनाया था, उसी में हमने लिख दिया था, लेकिन वापस बता रहा हूं। हमारे पास एक डिस्क है, एक स्फीयर है। रेडियस क्या है सेम, मास क्या है डिफरेंट। 2 इंक्लाइन प्लेन पे रोल ऑफ हो रहा है ऑफ सेम अल्टीट्यूड एंड सेम लेंथ। मतलब बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, हमारे पास 2 सेम इंक्लाइन प्लेन है, दोनों का अल्टीट्यूड मतलब हाइट क्या है सेम है, हाइट सेम है, लेंथ सेम है, मतलब एस सेम है,
अगर s सेम है और h सेम है तो थीटा भी सेम है। तो हमारे पास ऐसे दो प्लेन्स है और इन दो प्लेन्स पे हमारे पास दो बॉडीज है, राइट। यू हैव टू बॉडीज, कौन सा, एक डिस्क और एक स्फीयर। जब स्फीयर हॉलो या सॉलिड नहीं बोला हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, सॉलिड, राइट। तो दोनों दोनों केसेस में से एक डिस्क का केस था, यहाँ पे डिस्क है, एक स्फीयर का केस है, यहाँ पे स्फीयर है। तो दोनों में से पहले नीचे कौन आएगा, इसको सॉल्व करने के तीन डिफरेंट मेथड्स है, राइट। तो पहले नीचे कौन आएगा, तो ऑब्वियसली तीन पैरामीटर यू कैन दे कैन टेल यू। उसमें से सबसे इजी है वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अगर आपको याद होगा हमने टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन भी डिराइव किया था, डू यू रिमेंबर? इफ यू डू नॉट रिमेंबर, आई विल मेक यू रिमेंबर। परसों का लेक्चर ना, परसों के लेक्चर में हमने एक टेबल बनाया था, उसमें टाइम ऑफ डिसेंट भी लिखा था। टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला हमको चाहिए था, यहाँ पे है वो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ डिसेंट 1 अपॉन साइन थीटा रूट ऑफ 2h अपॉन 2h इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। देन ये याद रखना, ये काम में आएगा हमको। तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, सबसे पहले नीचे वो आएगा या तो जिसका स्पीड सबसे ज्यादा है, तो या तो स्पीड फाइंड करो। स्पीड कैसे फाइंड करते हो, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, या तो टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करो। What is time of descent? 1 upon sine theta under root of 2h by g 1 plus k square by r square. I will better solve using time of descent, right? Theta is constant, theta constant है ना, h is constant, g is constant, मतलब time of descent is proportional to 1 upon root of k square by r square. पहला कौन था, डिस्क। डिस्क का केस पे आंसर कितना है, तो टी डिस्क 1 प्लस 1 बाई 2। व्हाट इज 1 प्लस 1 बाई 2, रूट ऑफ 3 बाई 2। व्हाट इज रूट ऑफ 3 बाई 2, रूट ऑफ 1.5। गुड। देन फॉर सॉलिड स्फीयर, व्हाट इज फॉर सॉलिड स्फीयर 1 प्लस 2 बाई 5, मतलब 1 प्लस 2 मतलब कितना, 7 बाई 5। करेक्ट, करेक्ट है ना, 7 बाई 5। व्हाट इज 7 बाई 5, 14 बाई 10 मतलब कितना, रूट ऑफ 14 बाई 10 मतलब कितना, 1.4। तो कम टाइम किसको लगा, कम टाइम, कम लेस टाइम स्फीयर को। तो पहले कौन आएगा, स्फीयर। या फिर ये भी सही है, यू कैन चेक बाय दिस आल्सो, दिस इज आल्सो फाइन। जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, वो तो हमने टेबल बना के देखा ही था। सबसे फास्ट नीचे कौन आता है, स्फीयर, उसके बाद कौन आता है, डिस्क की हॉलो स्फीयर। ओके, तो वो जो टेबल है ना, वो टेबल ध्यान रखो, वो टेबल मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने उसी दिन बोला कि 100 के ऊपर क्वेश्चंस हमने एक ही टेबल में सॉल्व कर दिए थे। लुक लुक लुक, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिए थे रूट ऑफ जी एच, रूट ऑफ 4 by 3 जी एच, व्हाट इज 4 by 3, 1.33, रूट ऑफ 6 by 5 1.2 एंड रूट ऑफ 10 by 7 1.4। तो 1 1.33 1.2 एंड 1.4। सबसे फास्ट कौन है, सॉलिड स्फीयर। उसके बाद कौन है, डिस्क। उसके बाद कौन है, सबसे स्लो कौन है, तो डन। तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया वो सॉल्व करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, जिसका टाइम ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल है। तो पहले कौन पहुंचेगा, जिसका टाइम कम है। स्पीड का उल्टा है, जिसका स्पीड ज्यादा वो पहले आएगा, जिसका स्पीड कम वो बाद में आएगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A solid cylinder of mass 2 kilogram, radius 4 centimeter, rotating about its axis at a rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is. The torque required to stop after 2 pi revolutions. What is torque? I alpha. What is alpha? Omega final minus omega initial upon t. क्या है ये? सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या है? डिस्क. सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क. तो डिस्क का आई क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2. ओमेगा फाइनल इज 2 पाई n फाइनल और ओमेगा इनिशियल इज 2 पाई n इनिशियल अपॉन t. करेक्ट. तो m की वैल्यू कितनी? 2. r की वैल्यू कितनी? 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर माइनस 2, उसका स्क्वायर 16 to 10 पावर माइनस 4 2 पाई n फाइनल कितना? 0, क्योंकि क्या बोला है? स्टॉप करना है. माइनस 2 पाई n इनिशियल कितना बोला है ना? 3 rpm. तो यू शुड नो 3 rpm मतलब कितना rps? 3/60, क्योंकि rpm मतलब रिवोल्यूशंस अपॉन मिनट. तो रिवोल्यूशंस अपॉन मिनट, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स? 60. तो 3/60 rps. 3/60 rps. व्हाट इज 3/60? 1/20. तो 1/20 rps फ्रीक्वेंसी आ गया. तो यू विल पुट हियर 1/20 और वोल अपॉन कितना है? टाइम. व्हाट इज टाइम? 2 पाई. बोला ना टाइम इज 2 पाई, राइट? ओके. द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस. टाइम नहीं दिया है. आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशंस. तो टाइम तो नहीं दिया. आफ्टर 2 पाई. what do you mean by after 2 pi? What do you mean by after 2 pi? एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल? एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल. 2 में कितना? 2 into 2 पाई. 3 में कितना? 3 into 2 पाई. n में कितना? n into 2 पाई. करेक्ट, राइट. हमारे पास n कितना बोला है? 2 पाई. तो थीटा कितना? 2 पाई into 2 पाई मतलब कितना? 4 पाई स्क्वायर. बाकी सब ठीक है, सिर्फ अल्फा दूसरे फॉर्मूला से आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी. टाइम दिया था क्या हमको? नहीं. हाँ, तो नहीं यूज कर सकते. फिर दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? डू यू रिमेम्बर? ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. ओमेगा फाइनल कितना? 0. ओमेगा इनिशियल कितना? 2 पाई इंटू एन इनिशियल प्लस 2 अल्फा. थीटा कितना है? 4 पाई स्क्वायर. ओके. देन यहाँ पे यू शुड नो यह आएगा आपके पास. इसको शिफ्ट कर दो. माइनस 2 पाई एन आई. व्हाट इज एन आई? अभी तो फाइंड किया था ना. व्हाट इज एन आई? 1/20. इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 1/20 इक्वल टू 2 अल्फा 4 पाई का स्क्वायर. करेक्ट. कैंसल कैंसल, राइट. किसका स्क्वायर? हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर. तो ठीक है, स्क्वायर कर लो. व्हाट इज स्क्वायर ऑफ दिस? नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे. नेगेटिव आएगा. नेगेटिव कितना? 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन आई कितना था? 1/20. उसका स्क्वायर कितना? 400. हमारा काम और आसान हो गया. कैंसल एंड कैंसल. पक्का? 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर. कैंसल कैंसल. तो व्हाट इज अल्फा? -1/800. गुड. और माइनस आना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्या है? रिटार्डेशन है. द बॉडी इज स्लोइंग डाउन, तो नेगेटिव आता ही है. तो नाउ इट इज मच सिंपलर फॉर अस. व्हाट इज टॉर्क? आई अल्फा. व्हाट इज आई? डिस्क मतलब mr स्क्वायर बाय 2 और अल्फा. व्हाट इज m? व्हाट इज m? 2. व्हाट इज r? 4 सेंटीमीटर. उसका स्क्वायर कितना? 16 to 10 पावर माइनस 4 अपॉन 2 और अल्फा कितना आया? 1/800. नेगेटिव साइन से इतना बताता है कि रिटार्डेशन है, तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, राइट. 16 1 और 8 into 2 1600 है ना.
तो ये आ जाएगा 100, 100 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 पावर -6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 2 इंटू 10 पावर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिंपल कैलकुलेशन थे, तो याद रखना ऊपर 16 नीचे 1600, मतलब अल्टीमेटली 2 आना ही चाहिए। तो 2 आना चाहिए, तो 2 कहाँ पे वो देख लेना, 2 कहाँ पे, 3 ऑप्शन में है, सिर्फ 10 पावर -6 क्योंकि -4 और ये ऊपर जाके -2 -6। अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between block and inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. तो याद रखना, this is example from मौत का कुआं। Do you remember vertical circular motion, well of डेप्थ या उसको wall of डेप्थ भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वर्टिकल सिलेंडर है, तो यू हैव अ वर्टिकल सिलेंडर विच इज हॉलो। अब ये जो वर्टिकल सिलेंडर है, इसकी वॉल पे यू हैव वन ब्लॉक ऑफ मास, सम मास m। तो यहाँ पे एक ब्लॉक आएगा, यू हैव केप्ट अ ब्लॉक हियर। अब ये ब्लॉक जो है, यहाँ पे जो ब्लॉक आपने रखा, दिस विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, mg। mg कहाँ होता है, नीचे, तो ये नीचे गिर जाएगा, और गिरने नहीं देना है तो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड्स, राइट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs। और ये इसको सिलेंडर को आपने क्या किया, रोटेट किया अबाउट इट्स एक्सिस, राइट। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ये हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल रिएक्शन ये परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस को, ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। गुड। हमने वैसे तो बाय द वे यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन फॉर दिस, v minimum equal to under root of rg by mu s। नहीं याद हुआ, सपोज नहीं याद है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। व्हाट डू यू सी, यू सी दैट स्टैटिक फ्रिक्शन ने mg को बैलेंस किया, यू सी नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, तो ये mv स्क्वायर बाय r ही प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड। तो फिर मैं लीनियर स्पीड के टर्म में लिखूंगा ही क्यों, आई डोंट वांट टू राइट, क्योंकि मैं लिखूंगा mr ओमेगा स्क्वायर। गुड, जो पूछा है वो लिखो ना, हमको लीनियर स्पीड पूछा है क्या, नहीं। देन यू नो फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, force of static friction is always less than or equal to mu times of normal reaction. What is Fs? mg. What is normal reaction? mr omega square। m और m गया। What is omega square greater than equal to, क्या करोगे, g upon what? अरे g upon mu s r। जब स्क्वायर है और यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो यू ऑलवेज राइट डाउन मिनिमम, क्योंकि ग्रेटर देन होना चाहिए ना, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, इसके नीचे नहीं चलेगा, इसके नीचे रहा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। तो यू शुड हैव मिनिमम वैल्यू एज अंडर रूट ऑफ g अपॉन म्यू एस इंटू आर। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला आपको नहीं भी बनाना होता, इमेजिन मुझे याद था, याद होना चाहिए वैसे, v मिनिमम याद था, व्हाट इज v मिनिमम, अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू एस। बट सर्कुलर मोशन के लिए v क्या होता है, r ओमेगा, तो v मिनिमम इज r ओमेगा मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू एस। ये r लेफ्ट हैंड साइड से गया राइट हैंड साइड में, और कहाँ गया, डिनोमिनेटर में, और कहाँ गया, रूट के अंदर, तो कैसा जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा। r नीचे से अंदर कैसे होगा, स्क्वायर होगा, कैंसल एंड कैंसल, तो आ गया क्या, g अपॉन म्यू एस आर।
g अपॉन म्यू एस आर। तो दोनों मेथड से कर सकते हो, इट्स अप टू यू, हाउ यू रिमेम्बर फॉर्मूलाज ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, 10 मान लो ना, 10 लेते हैं। व्हाट इज म्यू, 0.1, व्हाट इज 0.1, 10 पावर -1, व्हाट इज r वैल्यू, r कितना 1, हमारा काम बहुत आसान किया है इन्होंने 1। व्हाट इज 10 अपॉन 10 पावर -1, 100, व्हाट इज रूट ऑफ 100, 10, तो 10, आंसर शुड बी 10 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। 2019 जेई का क्वेश्चन था ये। Okay, so that's it for today.